दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप आर्कटिक फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं और अचानक आपके कानों में वूली मैमथ के गूंजते हुए कदमों की आवाज़ आती है। या फिर आप किसी आइलैंड के समुद्र तट पर टहल रहे हों और आपके पास से एक डोडो बर्ड शांति से निकल जाती है। सुनने में यह सब कल्पना जैसा लगता है, अब नहीं। स्वागत है डी एक्सटिंक्शन के युग में, जहां साइंस फिक्शन अब धीरे धीरे साइंस फैक्ट बनता जा रहा है। रिचर्ड गैरियट, सेकंड जनरेशन एस्ट्रोनॉट और एक ओशनिक एक्सप्लोरर, कहते हैं, यदि आप 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइन के बारे में सोचें तो निस्संदेह वह थी मून लैंडिंग। 21वीं सदी में यदि कोई एक्सटिंक्ट स्पीशीज दोबारा जीवन में लाई जाती है तो यह ह्यूमन हिस्ट्री में उतनी ही बड़ी उपलब्धि होगी। डी एक्सटिंक्शन से एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज को जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग और एंशिएंट डीएनए की मदद से दोबारा जीवन में लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ जीवों को पुनर्जीवित करना नहीं है, बल्कि लोस्ट इकोसिस्टम को बहाल करना है, एवोल्यूशन को समझना और पास्ट में मानव द्वारा की गई गलतियों को सुधारना भी है। तो इसमें सबसे पहला बड़ा कैंडिडेट है द वूली मैमथ। वूली मैमथ लगभग 4000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में जमी हुई उसकी फ्रोजन रिमेन्स में डीएनए आश्चर्यजनक रूप से अच्छी स्थिति में पाया गया है। वे नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में लगभग 7 लाख वर्षों तक रहे और करीब 4000 साल पहले ही विलुप्त हो गए। इनके कई रिमेन्स साइबेरिया, अलास्का, कनाडा की जमीन में जमे हुए मिले हैं। कुछ अवशेष इतने ताज़ा दिखते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ये हाल ही में मरे हों, जिनमें त्वचा, बाल और दांत अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं। इन खोजों में हमें पता चला कि मैमथ क्या खाते थे, वे कितनी दूर तक चलते थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई और वे आज के हाथियों से कैसे भिन्न थे। इनके कान बहुत छोटे होते थे, लगभग एक डिनर प्लेट के आकार के, जो कि गर्म क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों की तुलना में काफ़ी छोटे थे। छोटे कानों का मतलब था कम सतह क्षेत्र, जो कि गर्म क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों की तुलना में काफी छोटे थे। छोटे कानों का मतलब था कम सतह क्षेत्र और इसके कारण कम हीट लॉस होना, यानी यह एक ठंडी जलवायु के लिए अनुकूल थे। वूली मैमथ्स के पास विशेष फैट डिपॉजिट्स थे और वे मोटे भूरे बालों से ढके रहते थे ताकि वे कठोर सर्दी से बच सकें। नर मैमथ्स के पास बहुत बड़े टस्क या दांत होते थे। वूली मैमथ्स क्यों विलुप्त हुए? ज्यादातर वूली मैमथ्स की मृत्यु आखिरी आइस एज के अंत तक हो गई थी, जब फ्रोजन ग्रासलैंड्स की जमीनें गर्म वातावरण में बदल गई थी। तब उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया। कुछ मैमथ्स ने रशिया के व्रैंगल आइलैंड में 4000 साल पहले तक जीवित रहने में सफलता पाई। व्रैंगल आइलैंड्स के मैमथ्स अत्यधिक इनब्रीडिंग के कारण बीमार और कमजोर हो गए थे। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई रैंडम मिस्ट्री इवेंट ने वूली मैमथ्स को खत्म कर दिया। वूली मैमथ्स आज के एशियन एलिफेंट्स के रिश्तेदार थे। वूली मैमथ्स की ऊंचाई आज के एशियन एलिफेंट्स के बराबर होती थी। हर मैमथ लगभग 11 फीट या 3.5 मीटर तक कंधे से ऊंचे होते थे। वहीं मादाएं थोड़ी छोटी होती थी, लगभग 9.5 फुट या 3 मीटर के करीब। नर मैमथ्स का वजन लगभग 12,000 पाउंड्स था, जो कि तकरीबन 5,500 किलोग्राम तक होता था। वहीं फीमेल्स का वजन लगभग 8,000 पाउंड्स या 3,500 किलो होता था। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात और है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से परमाफ्रॉस्ट धीरे धीरे पिघल रहा है। इससे वूली मैमथ्स की लाशें लगातार साइबेरिया में सतह पर आ रही हैं। साइबेरिया में एक याकुट समुदाय के लोग रहते हैं, उन्हें खुदाई करके आए दिन निकालते रहते हैं, खासकर उनके हाथी दांत को। साइबेरिया में मैमथ टस्क बेचना लीगल है, क्योंकि मैमथ अब इंडेंजर्ड स्पीशी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक्सटिंक्ट है। एक मैमथ टस्क की कीमत लगभग $2.5 लाख तक होती है। आप इमेजिन कर सकते हो कि उससे पूरा याकुट गांव 1 साल का खर्च निकाल सकता है। जापान और अमेरिका में वूली मैमथ को वापस लाने की 2 अलग अलग कोशिशें हो रही हैं। जापानीज क्लोनिंग द्वारा वूली मैमथ को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, लेकिन क्लोनिंग का मतलब है किसी विलुप्त जीव की बिल्कुल सटीक जेनेटिक कॉपी बनाना। इसके लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं: पूरी तरह से सुरक्षित और इंटैक्ट डीएनए, एक सरोगेट माँ जैसे कि एशियंट एलिफेंट जो उसका निकटतम जीवित रिश्तेदार है। प्रोजेक्ट पर क्योटो यूनिवर्सिटी जापान और मैमथ म्यूजियम साइबेरिया की रशियन टीम मिलकर काम कर रही हैं। उनका गोल है उपयोगी डीएनए निकालना, एक मैमथ एम्ब्रियो तैयार करना और उसे एक एशियंट एलिफेंट के गर्भाशय में ट्रांसफर करना। लेकिन इसमें बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि मैमथ डीएनए काफ़ी हद तक डिग्रेडेड है, जिससे क्लोनिंग वर्तमान तकनीक से लगभग इम्पॉसिबल है।
यह पहली बार नहीं है कि वैज्ञानिक ऐसा प्रयास कर रहे हैं। 2003 में वैज्ञानिकों ने एक विलुप्त स्पेनिश माउंटेन गोट, जिसका कि साइंटिफिक नेम है पायरीनियन आइबेक्स, की फ्रोजन टिश्यू से क्लोन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वह क्लोन जन्म के केवल 7 मिनट तक ही जीवित रहा। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ एक अमेरिकन कंपनी जीन एडिटिंग से मैमथ को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। इस मेथड में मैमथ के जीन्स को एशियंट एलिफेंट के डीएनए में डाला जाएगा। परिणाम स्वरूप एक ऐसा हाइब्रिड एलिफेंट तैयार होगा जिसमें मैमथ जैसे गुण होंगे, जैसे कि मोटा फर, शरीर में फैट इंसुलेशन, छोटे कान और ठंड सहने की क्षमता। यह एक जेनेटिक रेप्लिका होगा, ना कि बिल्कुल असली क्लोन। एक यूएस बेस्ड बायोटेक कंपनी है जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस। इसे जॉर्ज चर्च, हार्वर्ड के जेनेटिस्ट, और बेन लैम, एक टेक एंटरप्रेन्योर, ने मिलकर शुरू किया है। जॉर्ज चर्च की रिसर्च टीम का उद्देश्य है कि इन हाइब्रिड सेल्स को या तो आर्टिफिशियल वूम में या एक सरोगेट एलिफेंट के गर्भ में विकसित किया जाए। भविष्य में संभव है कि हम एक ऐसा जानवर देखें जो आकार में वूली मैमथ जैसा हो और आर्कटिक टंद्रा में घूमता हुआ नजर आए। कोलोसल को अब तक कम से कम $15 मिलियन का निवेश प्राप्त हो चुका है। कोलोसल का लक्ष्य है कि 2030 के आसपास तक मैमथ एलिफेंट हाइब्रिड्स का एक पूरा झुंड तैयार किया जाए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पास की टाइमलाइन है। यह एक ऐसा जीव होगा जो कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में रह सकेगा और वही इकोलॉजिकल कार्य करेगा जो कभी मैमथ्स किया करते थे। छोटी शुरुआत में वैज्ञानिकों ने एक वूली माउस तैयार किया है जिसमें मैमथ ट्रेट्स डाले गए हैं और वो इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। मैमथ्स को फिर से आर्कटिक में लाकर हम मॉस को ट्रैम्पलिंग करके ग्रासलैंड्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं। परमाफ्रॉस्ट को जमे रहने में मदद कर सकते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। दोस्तों, कोलोसल की लिस्ट में अगला नंबर है डोडो का। डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड था जो मॉरिशस आइलैंड का निवासी था। यह खोजे जाने के मात्र 1 सदी के भीतर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया। इसका कारण था मानव शिकार, इन्वेजिव एनिमल्स का प्रवेश और हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन। लेकिन अब कोलोसल और हार्वर्ड चर्च लैब के वैज्ञानिक मिलकर एंशियंट डोडो डीएनए को इसके सबसे करीबी रिश्तेदार निकोबार पिजन के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसे पुनर्जीवित किया जा सके। दोस्तों, अगला इंटरेस्टिंग एनिमल है तास्मानियन टाइगर। इसे थैलेसीन भी कहा जाता है। यह धारियों वाला मार्सूपियल शिकारी तास्मानिया में 1930 के दशक तक पाया जाता था। जाहिर सी बात है, यह भी विलुप्त हुआ एक्सेसिव हंटिंग के कारण। वैज्ञानिक अब म्यूजियम स्पेसिमेंट्स और मार्सूपियल रिश्तेदार जैसे नुम्बैट और डनआर्ट जैसे सैंपल्स लेकर स्टेम सेल साइंस और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस शिकारी को दोबारा जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में आखिरी में है लोगों का फेवरेट स्माइलोडॉन या सेबर टूथ टाइगर, एक प्राचीन आइस एज प्रेडेटर। यह नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाया जाता था और लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था। यह तकरीबन उसी समय के आसपास है जबकि मैमथ और थाइलोसाइन एक्सटिंक्ट हुए। क्या स्माइलोडॉन को भी मैमथ की तरह पुनर्जीवित किया जा सकता है? फिलहाल तो ये बहुत कठिन है। कोई जीवित निकट रिश्तेदार नहीं है। मैमथ की तरह स्माइलोडॉन का कोई भी जीवित सीधा वंशज नहीं है। यह बड़े बिल्लियों की एक यूनिक एवोल्यूशनरी शाखा का हिस्सा था जो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इसलिए जीन एडिटिंग और हाइब्रिडाइजेशन लगभग इम्पॉसिबल है। इसका पूरा डीएनए अभी तक मिल ही नहीं पाया है। स्माइलोडॉन फॉसिल्स उन गर्म जलवायु क्षेत्रों में पाए गए हैं जहां डीएनए बहुत तेजी से डिग्रेड होता है, जबकि मैमथ के डीएनए को फ्रोजन परमाफ्रॉस्ट में अच्छी तरह से संरक्षित अवस्था में पाया गया है। स्माइलोडॉन के लिए ऐसा नहीं है। इसके फुल जीनोम सीक्वेंसिंग इम्पॉसिबल है। हाँ, यह कभी फ्यूचर में संभव हो सकता है यदि सिंथेटिक जीनोम्स को फ्रैगमेंट्री डेटा से तैयार किया जा सके, आर्टिफिशियल वूम्स या किसी सरोगेट स्पीशीज के माध्यम से वूम को विकसित किया जाए और इनके बिहेवियर पैटर्न्स को समझकर दोबारा प्राकृतिक परिवेश में छोड़ा जा सके। लेकिन अभी के लिए स्माइलोडॉन को पुनर्जीवित करना एक साइंटिफिक ड्रीम है, रियल पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। लेकिन डी एक्सटिंक्शन को लेकर यहाँ असली प्रश्न उठते हैं। इन जानवरों को कहाँ रखा जाएगा? क्या ये कैद में दुख झेलेंगे? क्या हम प्रकृति के साथ भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं? क्या यह पैसा उन इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो कि आज हमारे बीच में घूम फिर रहे हैं?